सोमवार की सुबह हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक और रिजल्ट हेवी वीक के लिए हो जाइए तैयार। सबसे पहले तो शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए इन्फोसिस के नंबर्स पे करना है हमें रिएक्ट, और इस हफ्ते रिलायंस, HUL, विप्रो, जी जैसे रिजल्ट्स की करनी है तैयारी। तो सबसे पहले तो क्यूज जो है आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट के लिहाज से जैसा एंटिसिपेटेड था वैसे ही ठंडा कामकाज हुआ। 19 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था डाउ फ्यूचर्स 3:30 बजे शुक्रवार को, 6 पॉइंट के आसपास का दबाव, तो वो कंसोलिडेशन लग रहा था और कंसोलिडेशन ही वहां की मार्केट में देखने को मिला। अगला क्यों इंटरेस्टिंग है, कच्चा तेल 3:30 बजे जो पचा के गए थे उसके मुकाबले तो $1.5 पर बैरल ब्रेंट के दाम नरम पड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो उस समय थे $64-62 के लेवल्स, और वहां से घटकर आपकी स्क्रीन पर $61 के नीचे ब्रेंट की रूट इस समय ट्रेड करता हुआ। तो इन क्यूज पर करना है हमको रिएक्ट। शुरुआत करें हफ्ते का पहला दिन। संकेत क्या कह रहे हैं? देखिए, दुनिया भर से बहुत सारे संकेत हैं और इस हफ्ते कई सारे डेवलपमेंट्स हैं और वो संकेत अच्छे नहीं हैं। अब खुल के बात होने लगी है रिसेशन की, और उस पे इस हफ्ते इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्योंकि 2-3 बड़े बैंक वहाँ पे अपने नंबर्स देंगे। उसमें अगर ये संकेत मिलते हैं कि वहाँ पे वीकनेस है तो फिर मुश्किल होगी। बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, मेरिल लिंच, ये सब कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और दूसरा इसमें देखिएगा कि बहुत सारे वहाँ पे जानकारी है। जो दुनिया के सबसे बड़े डेट मैनेजर, उनका कहना है कि ये डेट की रैली है पूरी, कर्ज ले लेके आप काम कर रहे हैं, एक्चुअल ग्रोथ नहीं। और ट्रम्प का वो दावा बहुत सख्त नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। तो जब इस तरीके के वॉइसेस आने लगे बड़े जानकारों की तरफ से तो थोड़ी सी चिंता बढ़ती है। दूसरी तरफ हुआवेई वाले मामले में एक और पोलैंड में एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जो जासूसी के आरोप में। हुआवेई वाला मामला जो उनकी बेटी को कनाडा ने, दूसरा एक बंदा है नया सेल्स डायरेक्टर, उसको मामला वही था, कनाडा ने अरेस्ट कर लिया था, पोलैंड ने अरेस्ट किया उन्हें। वो तो दूसरा था, वो तो उनकी बेटी थी। हाँ, वही अब इनका उसी मामले का एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन एक दूसरा सेल्स डायरेक्टर था, उसको सैक किया, पोलैंड में पकड़ा गया। यूरोप बहुत बड़ा मार्केट हो गई के लिए, अगर वहाँ से दिक्कत बढ़ती तो वो होगा। तो यूरोप में दूसरा डेवलपमेंट ये है कि मंगलवार यानी कल ब्रेग्जिट पे फिर से वोटिंग होगी। अगर वो फिजल आउट होती है तो फिर से चुनाव जा सकते हैं मई में वहाँ पे। फ्रांस में दिक्कत हो रही, वहाँ पे भी मुश्किल है चुनाव की। ग्रीस में दिक्कत हो रही, वहाँ पे भी चुनाव की बातें चलने लगी। ब्रेग्जिट का सरदर्द तो बना हुआ है तो नहीं, ये ब्रेग्जिट नहीं, ये अलग अलग वजहों से है। ब्रेग्जिट का सरदर्द तो अभी बना ही हुआ है। हाँ, ब्रेग्जिट प्लस यूरोप में इतनी दिक्कत, अमेरिका में इतनी दिक्कत, और चीन में भी मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे भी बड़े बैंक जो है मुश्किल में। तो मतलब कुल मिला के बातें सब जो है बड़ी नेगेटिव टाइप की हुई हैं। और जो क्रूड की आपने चर्चा की उसमें सऊदी अरब को बयान बहुत महत्वपूर्ण कि रूस सहयोग नहीं कर रहा है। बड़े सख्त लहजे में उसने कहा कि क्रूड का जो कट हुआ था, जबकि पुराने दोस्त हो गए, आजकल तो सबसे बड़े दोस्त ये दोनों माने जा रहे थे, सऊदी अरब और रशिया, है ना, कट को लेकर। तो अब हो सकता है कि आज दिन में क्रूड खुले तो ऊपर की तरफ जाए। तो ये कुल मिला के जो पूरी तस्वीर बन रही है ना, वो आज अच्छी बातों वाली कम, नेगेटिविटी वाली ज्यादा है, दिक्कत वाली। और हमारे IIP के आंकड़े डराने वाले हैं, तो बहुत ही खराब, आधे टके पे आके गिर गए हम लोग। हालांकि टेम्पररी कह रहे हैं लोग, लेकिन फैक्ट तो ये है कि ग्रोथ के आंकड़ों पे अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। तो इस बैकड्रॉप पे, इन कंसर्न्स के बीच में SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 20 पॉइंट ऊपर खुलने के दे रहा है इस समय संकेत। ऐसे में वीरेंद्र, कोई क्लैरिटी डेटा को लेकर आज रणनीति हफ्ते के पहले दिन क्या बनाऊं? डेटा बहुत कंफ्यूजिंग है और क्लियर भी नहीं है, और लिक्विडिटी काफी कम है। और दूसरी बात अगर आप देखें जनवरी, इसके लिक्विडिटी कम मतलब लोग पैसा झोंक नहीं रहे इस समय बाजार में। हाँ, DIs का पैसा है नहीं। और FIs ने 9 सेशंस में लगभग 3600 करोड़ रुपए निकाले हैं बाहर कैश में सेंट्रल बैंक में। तो वो अपसाइड पे प्रेशर डेफिनेटली डाल रहा है, नो डाउट। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को लिक्विडिटी चेस कर रही है बैंकिंग में, जैसे ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, और 1-2 मिड कैप्स, अदरवाइज नहीं। आप देखिए तो 687 करोड़ रुपए FIs ने बेचा, DIs ने महज 123 करोड़ का खरीदा। और इस 36 करोड़ रुपए जो उन्होंने निकाले, 3600 करोड़ रुपए FIs ने, इसलिए पिछले 3-4 सेशन से मैं देख रहा हूं कि उनकी तरफ से लॉन्ग पुट्स काफी आ रही हैं। लॉन्ग पुट यानी मंदी। शुक्रवार को भी 12,574 लॉन्ग पुट कॉन्ट्रैक्ट्स FIs की तरफ जुड़े हैं। तो FIs के स्टैट्स आपको इस वक्त थोड़े से नर्वस करने वाले लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है कहाँ? स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप बार बार निफ्टी पर 200 डेमा की तरफ जा रहे हैं। शुक्रवार को भी आपने 100 को तोड़ा, 50 को तोड़ा, एक बार झूल गए आप, लेकिन 200 डेमा से वापस आ गए। तो निफ्टी पे स्ट्रेटजी आशीष ये रहेगी, एज अ ट्रेडर थोड़ा सा स्विंग पर ध्यान दें, स्क्रीन पर ध्यान दें, और अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दें इंट्राडे की। अगर ये किसी भी हालत में अगर आप देखें ये 750 या नीचे 707 का दायरा टूटता है तो आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन वो स्क्रीन बताएगा उस वक्त। 860 के आप ऊपर निकल जाएं
ये हालात अभी लग नहीं रहे हैं। अच्छा, तो निफ्टी भी थोड़ा कमज़ोर है, बायस नेगेटिव है, 200 DMA को तोड़ने के चांसेस हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कहाँ से बढ़ रहा है, क्योंकि आपका निफ्टी बैंक कमज़ोर होने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ पे 2 ICICI बैंक, HDFC बैंक और इनफैक्ट तीसरा एक्सिस बैंक स्ट्रेंथ को कायम रखे हुए हैं। निफ्टी बैंक ने इवन अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा। वो जब तक 27,400 या फिर 27,313 के ऊपर है बहुत स्ट्रांग है। उसको शॉर्ट करके बैठना या जाना वो खतरे से खाली नहीं है। ये दिक्कत है। इसलिए तो दोनों तरफ की चीज़ें हैं। 707 वॉलेट हो तो निफ्टी काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन सेकेंड हाफ में देखिए कि ICICI बैंक का बिहेवियर क्या है, HDFC बैंक का बिहेवियर क्या है, एक्सिस बैंक का बिहेवियर क्या है। वो निफ्टी बैंक को कहीं भी ले जा सकते हैं। सबसे क्रिटिकल रहेगा अगर आप कोई पुल बैक ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो वो होगा बैंक्स में, निफ्टी बैंक पे लॉन्ग ट्रेड, और अगर आप कोई मंदी का ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो वो बिलो 10,706 या 10,713 निफ्टी पर होगा। तो पहले तो एक स्क्रीन को फॉलो करूं, दिन भर खैर गाइड करने के लिए वीरेंद्र होंगे, प्रदीप होंगे, हेमंत होंगे, तो मदद तो मिलती रहेगी आपको। और स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, जहां पे लिक्विडिटी फ्लो कर रही है, उन स्टॉक्स को आप अपने रेडार पे रखें। अच्छा, आज सबसे पहले तो इन्फोसिस। अच्छा, इन्फोसिस के ADR के आउट परफॉर्मेंस के बावजूद आप देख रहे हैं SGX निफ्टी इस तरह का काम कर रहा है, तो मतलब थोड़ा सा तो कंसर्न्स है। इन्फोसिस क्विकली बता देता हूं आपको, इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं TCS के कह रहा था मिले जुले, सिमिलरली यहां पर ग्रोथ अच्छी है, इन्फोसिस की अच्छी बात ही है। डॉलर आई में 1% की उम्मीद थी, 2.25% ग्रोथ डिलीवर कर डाली इन्होंने। कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ जो आई है इस बार 2.7% की इन्होंने क्लॉक करी है, तो ग्रोथ तो उम्मीद से कहीं बेहतर है। पर यहां पे भी मार्जिन सैक्रिफाइस करके लग रहा है वो ग्रोथ आ रही है। मार्जिन यहां पे 110 बेसिस पॉइंट, यानी कि 1% से ज्यादा कमजोर पड़े तिमाही दर तिमाही। और क्यों? क्योंकि बिजनेस यहां पे भी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ आ रहा है, यूटिलाइजेशन लेवल्स गिरे हैं, और ये कंपनी वैसे रीइन्वेस्टमेंट्स कर रही थी लगातार, तो उस कड़ी में लार्ज डील्स जो भी मिली हैं उसके लिए भी इनिशियली जो स्पेंड करना पड़ता है, ये सब रीजंस है कि मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। मुनाफा 12% तिमाही दर तिमाही गिरा है, पर उसके लिए ध्यान रखें वो जो 2 एक्विजिशंस करे थे उन्होंने, पनाया और स्कावा के, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, इसीलिए वो प्रॉफिटेबिलिटी में इतना गिरावट। इंटरेस्टिंग है गाइडेंस, 6 से 8% पूरे साल की ग्रोथ की बात करी थी। ब्रोकरेजेस मान रहे थे बदलाव नहीं होगा, कुछ मान रहे थे शायद नीचे का लोअर लेवल बढ़ा दिया जाएगा। दरअसल गाइडेंस बढ़ाकर 8.5 से 9% कर दिए। स्ट्रीट में किसी की उम्मीद से कहीं बेहतर गाइडेंस है। तो एक तो बहुत कंजर्वेटिवली गाइड कर रहे थे, उसका फायदा, दूसरा ये जो Q3 का परफॉर्मेंस हमारी उम्मीद से बेहतर है, ये बात ध्यान रखें, और इसीलिए शायद गाइडेंस इस तरह से इस कंपनी ने बढ़ाई है। वो भरोसा दिखाता है इन्फोसिस का कि आगे हालात और इंप्रूव होंगे। तीसरी बात, हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे, वो बायबैक, स्पेशल डिविडेंड, आगे अनाउंसमेंट। 4 रुपए का स्पेशल डिविडेंड है, बायबैक की घोषणा कर दी है इस कंपनी ने कि 8,260 करोड़ रुपए का बायबैक करेंगे, अधिकतम 800 रुपए पर शेयर। इधर दिक्कत हो गई, आमतौर पर टेंडर रूट के जरिए होता है, हम और आप शेयर डालते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं। अब इस केस में खुले बाजार से लोग खरीदते हुए नजर आएंगे, तो भाव को तो सपोर्ट मिलेगा, हमारा आपको सीधा फायदा शायद इस बायबैक का ना मिले। इन सब के बीच में इन्फोसिस का ADR एक बार दिखाने डायरेक्टर साहब 5-5.5% का उछाल था, तो मुझे लगता है लोग TCS के रिजल्ट से डिसअपॉइंट ज्यादा हुए, इसीलिए इन्फोसिस में इस तरह का आउट परफॉर्मेंस है। अदरवाइज नंबर्स मिक्स्ड बैक है। दोनों कंपनी से मार्जिन सैक्रिफाइस करें अपने ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन अच्छी बात यह है कि TCS के सिर्फ 1.8% ग्रोथ थी, इनके केस में 2.7% ग्रोथ पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसलिए शायद अब वो इवेंचुअली TCS से पैसा इन्फोसिस की तरफ मूव करे, रिजल्ट से ज्यादा ये उसका रिएक्शन आप देख रहे हैं। तो इन्फोसिस रडार पे रखें, इस पे तो खैर वरुण आगे बताएंगे ब्रोकरेजेस क्या कर रहे हैं, लेकिन इन्फोसिस के अलावा हेमंत कौन से स्टॉक्स? एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे भी आए और नतीजे थोड़े ढीले नजर आ रहे हैं। आप देखिए कुल 2% ही मुनाफा बढ़ा है, और वो भी ऐसे समय में जब फेस्टिवल सीजन अपने चरम पर हो, तो मुनाफा कम बढ़ना, 8 क्वार्टर्स में सबसे कम रफ्तार से बढ़ना, इसको लेकर लोग थोड़े चिंतित होंगे। तो हो सकता है इस स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। दरअसल फेस्टिवल सीजन के दौरान काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने अपने स्टोर्स को चलाया, ज़्यादा खर्च हुआ, उससे थोड़ा असर देखने को मिला है। कुछ प्राइस कट्स लिए, उसके चलते थोड़ा दबाव देखने को मिला है। तो डीमार्ट के ऊपर रखिएगा नज़र, और नज़र रखिएगा कैडिला के ऊपर। और एक दवा है, क्रीम है, उसको चर्म रोग के इस्तेमाल में आती है वो क्रीम, और उसको US FDA ने दरअसल मंजूरी दे दी है। आज फार्मा कंपनियों पर ही फिर नज़र होनी चाहिए साफ तौर पर, जिस हिसाब से मूड माहौल शेयर बाजार का है। कैडिला पर भी रखिएगा नज़र, यहाँ पर भी US FDA ने एक चर्म रोग की दवा है
उसको मंजूरी दी है। ये भी एक क्रीम ही है। साथ ही सन फार्मा के लिए भी एक खबर आई है कि इनकी भी एक टैबलेट है, उसको यूएस FDA से मंजूरी मिली है। तो फार्मा कंपनियों के लिए बहुत सारी पॉजिटिव खबरें हैं। साथ ही आपके रडार पर आज होना चाहिए GNA एक्सेल्स का स्टॉक भी मुनाफा बढ़ा है 41%, रेवेन्यू में भी करीब 47% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो करीब 16.1% के मुकाबले 15.8% क्या हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, पता था लोगों को कि मार्जिन थोड़े से दबाव भरे रह सकते हैं इस कंपनी के, तो GNA एक्सेल्स थोड़ा सा हो सकता है मार्जिन्स के चलते मायूसी दिखाए, लेकिन स्टॉक तो बढ़िया नजर आएगा। तो ये स्टॉक्स, इन पर रिएक्शन आपको खबर को ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन वरुण, क्विकली इन्फोसिस में ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? देखिए CLSA तो काफ़ी बुलिश है, इनको इसके नतीजे काफ़ी बेहतर लगे। इनका कहना है कि सीजनली वीक क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने दिखाई है वो काबिले तारीफ है। इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है, 910 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 930 का कर दिया है। साथ ही इनका कहना है कि जो ओपन मार्केट बायबैक ये कर रहे हैं उसके चलते FY 19 से 21 का EPS जो है उसमें 1 से 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो CLSA तो काफ़ी बुलिश है, इनको नतीजे अच्छे लगे हैं, हालांकि मार्जिन्स में दबाव है। मैक्वेरी भी मेंटेन कर रहा है आउट परफॉर्मर की राय और टारगेट प्राइस 770 के दे रहा है। इनका कहना है कि जो गाइडेंस इन्होंने दिया है उससे काफ़ी खुश है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहा है, 680 के प्राइस टारगेट दे रहा है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहा है, 759 के प्राइस टारगेट दे रहा है। और HSBC इनके लिए तो इन्फोसिस इस पूरे सेक्टर का टॉप पिक है, 880 के प्राइस टारगेट दिए हैं। जो गाइडेंस दिया है इनको भी वो काफ़ी पसंद आ रहा है। हालांकि सभी ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि मार्जिन जो है वो थोड़े डिसअपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट पे जेफरीज का कॉल है होल्ड का, प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। इनका कहना है कि भले नतीजे कमजोर है लेकिन मैनेजमेंट का जो एग्जीक्यूशन है उस पर इनको भरोसा है। ठीक बात। अच्छा, IIP के आंकड़े तो आ गए शुक्रवार को, इसके अलावा इन्फ्लेशन के आंकड़े आज आने हैं। तो CPI दिसंबर का 5:30 बजे और WPI दिसंबर का जो है आज 12 बजे दोपहर में आएगा। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और एंजल कमोडिटीज मानता है कि आज सोने के फरवरी वायदा में खरीदारी करके चलें 32,050 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल के जनवरी वायदा में खरीदारी करें 3720 के टारगेट्स आप वहां पे अचीव कर सकते हैं। और USD INR पेयर बेचने के मौके होंगे, 70.4 के लेवल्स पर बेचें 70.8 के टारगेट्स के लिए। ये आपकी स्क्रीन पर वो लेवल्स आते हुए। अच्छा, ब्रेक न्यूज से पहले वो आपने बताया नहीं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखी नहीं देखी इस वीकेंड? आपको याद है फ्राइडे वाली बात? फ्राइडे का शो था हमारा। हाँ। मैंने बिल्कुल देखी। हाँ। और बहुत बेहतरीन मूवी है। ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो एक्टिंग क्लास है दोनों लोगों की। रिकमेंडेड मूवी है एग्जैक्टली। अब मैंने वो उरी देखी। उरी देखी? उरी भी देखी मैंने। वो गधा उरी मुझे बहुत अच्छी है। और दोनों फिल्में बढ़िया हैं, देखनी चाहिए। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है मुझे क्योंकि वो किताब जिसने लिखी है वो मनमोहन सिंह जी की पसंद है और 5 साल वहाँ काम किया है। तो फैक्ट से छेड़छाड़ नहीं है, आलोचना नहीं करनी चाहिए, पहले देख ले फिर करें आप। बिल्कुल ठीक। तो रिकमेंडेड, हाई रिकमेंडेड। मैंने उरी देखी और एक्सीडेंट PM का रिव्यू भी आ गया खैर आप लोग के लिए। SGX निफ्टी जाते थे आपकी स्क्रीन पर हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस आती हुई, लेकिन जैसे आज चर्चा हो रही थी स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पर ज्यादा तवज्जो, ज्यादा फोकस करें। ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।